the importance of variations, and we say that the variations help to sustain an organism, because due to the variation an organism may live in their environment, because environment is dynamic and there is a regular changes in the environment. These variations help an organism to maintain according to the changing environment. Okay. Okay. After it, we discuss these blue questions. What is the importance of DNA copy in reproduction? So DNA copying creates variations, and these variations help us to sustain in the environment. Okay. Okay. Next, why is the variation beneficial to the species? Environment डायनेमिक है, उसमें चेंजेस होते रहेंगे, और जब उसमें चेंजेस होते रहेंगे तो ऑर्गेनिज्म को जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल ले। अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को नहीं ढालेगा तो वो उनके लिए सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसा समझ लो जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर वो आपको चलानी नहीं आती तो आपको आप क्या नहीं हो पाओगे। ठीक है, जो ट्रेंड है जो आज का उसके हिसाब से नहीं चल पाओगे, उसको हाँ उसके हिसाब से कोप अप नहीं कर पाओगे। आर्थिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है? यहाँ तक किसी से समझ आ रही है? कोई डाउट? नहीं भैया। चलो नेक्स्ट बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे। इसमें सबसे पहला था फिजन। फिजन में हमने देखा था कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है और जो ये पेरेंट सेल है ये दो डॉटर सेल में टूट गई। अब ये अगर ये दो में ही टूटती है उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, और अगर ये बहुत सारों में टूटती है तो ये क्या कहलाती है? मल्टीपल फिजन कहलाती है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था जिसमें यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है कि लेशमेनिया, ठीक है, काला अजहर नाम की डिजीज किसकी वजह से होती है? तो लेशमेनिया की वजह से क्या होती है? काला अजहर डिजीज होती है। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल है अमीबा और लेशमेनिया। नेक्स्ट पेज पर हमने देखा था मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? जो आपका ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जिसको प्लेन एरिया भी कहते हैं, वहां वो किसकी वजह से होता है आपका? ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूटना, टुकड़े, और ये पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में। जब एक पेरेंट सेल बहुत सारे पीसेस में टूट जाए और उन पीसेस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसके बाद हमने देखा था रीजेनरेशन। रीजेनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है, रीजेनरेशन हाइड्रा में भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है? द न्यू बॉडी और द न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट बाय द एनी पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ऑर्गेनिज्म। पुराने ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग क्या है? हाइड्रा है, हाइड्रा में से एक बर्ड निकली, ये बर्ड बड़ी हो गई, बड़ी होते 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 किसमें बढ़ गई? नहीं, हेलो सर। यस, हाँ जी सर, मेरा डाउट था सर, मेरा डाउट था। हाँ बोलो सर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। प्रिंस। काफी लोगों ने मेरे से। हाँ सर, बताइए। प्रिंस हो ना आप? जी सर, जी सर। हाँ बोलो। हाँ तो सर मेरा डाउट तो हाँ तो सर मेरा एक डाउट था। जी, मतलब मैं चीज का जवाब मेरे पेरेंट्स ने पूछा, मैं चीज का जवाब दे नहीं पाया उनको। वो पूछ रहे थे कि आप तुम्हारे स्कूल में सिखाया क्या जाता है, ये पूछ रहे थे मेरे कि पहले मुर्गी है या अंडा है सर। sorry to say I don't have the answer to this question. सर मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका मैं आंसर क्या दे दूं, आप बताएंगे? नहीं नहीं,
मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर। सर गूगल कर लूं क्या? हाँ, आप गूगल कर सकते हो, और फिलहाल तो आप क्लास को लीव कर दो। पर सर लेकिन पढ़ाई का क्या होगा फिर मेरी? आप कौन बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। प्रिंस सर, प्रिंस, माई सेल्फ प्रिंस, जो आगे चल के किंग बन जाएगा। प्रिंस नहीं हो आप। जी सर मैं प्रिंस हूँ प्रिंस की यार। आवाज मुझे पता है। वो सर जी मैंने थोड़ा ना आइसक्रीम ज्यादा खा लिया था, आवाज बैठ गई है मेरी। कोई बात नहीं है, तो आप क्लास लीव कर दो, नहीं तो ना ओरिजिनल प्रिंस को लो बैठा हो क्लास आगे। वो सर वो मेरी शेख आईडी है सर। क्या? चलिए सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं थोड़ा सा अभी जो आपने आंसर बताया ठीक है, मैं गूगल करके आता हूँ, पहले आंसर गूगल कर लेता हूँ, उनको बता देता हूँ, फिर मैं दोबारा आता हूँ। आगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है कि जैसे आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या प्लांट होते हैं, उनके रूट से, उनकी लीव से और उनकी स्टेम से, रूट, स्टेम और लीव, ठीक है, रूट, स्टेम और लीव, इनसे क्या हो जाए, इनको आप कट कर दो और जमीन के अंदर आप लगा दो, तो उससे क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर हमने इसके कुछ बेनिफिट देखे थे। बेनिफिट में हमने क्या देखा था कि भाई एक तो जल्दी ग्रोथ हो जाती है, दूसरा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते, या सीड्स हुआ करते थे लेकिन अब उनकी सीड्स बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, उनके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो फास्टर ग्रोथ के लिए, सीडलेस के लिए, इन सब चीजों के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज होता है। अगर हम बात करें यहाँ से आगे, इसके बाद हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लिया था कि एक ब्रायोफिल्म नाम का था जो लीव्स में होता था, और इसके अलावा स्टेम में सुगर केन वगैरह होते थे। फिर इसके बाद हमने टिश्यू कल्चर देखा था, जिसमें हमने ये देखा था आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम किसी प्लांट को उगा देते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी टिश्यू कल्चर कहलाती है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमने एक और देखा था स्पोर फॉर्मेशन, जो आपके राइजोपस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि भाई आपके स्पॉट्स बन जाते हैं, वो स्पॉट्स जब दूसरी चीज से, जमीन से टच हो जाते हैं तो उनसे नया प्लांट बन जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो प्लांट, दो बॉडी, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें डीएनए की कॉपी होती है, और डीएनए की कॉपी होती है तो उससे क्या आती है, वेरिएशन आती है। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था जाइगोट के बारे में। जब भाई दो पेरेंट्स मिलते हैं, डीएनए कॉपी होती है, तो उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको जाइगोट हम बोलते हैं। फिर जाइगोट क्या होता है, आगे न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फ्लास्क देखा था। फ्लास्क में हमने दो चीज देखी थी, एक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लास्क, जिसको स्टेमन कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। दूसरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको पिस्टिल बोलते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बताई थी कि जो फिलामेंट है वो पोलन ग्रेन को कैरी करता है, ठीक है, और जो एंथर है यहाँ से ये क्या करता है, स्टिग्मा को अपने लिए, स्टिग्मा जो ये एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये इधर अट्रैक्ट होते हैं, ये अट्रैक्ट होके स्टिग्मा से
यहाँ पर किसमें चले गए, आपके स्टाइल में चले गए, स्टाइल इसको लेके चला गया कहाँ तक, ओवरी तक, ओवरी में, और ओवरी में क्या हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर हमने यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर देखी दो चीज, एक था आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक था बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उससे बोलते हैं जिसके अंदर या तो मेल हो या फीमेल हो, और इधर का था आपका बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो यूनिसेक्सुअल भी था फ्लावर और बाइसेक्सुअल भी था। यूनिसेक्सुअल में आपका पपाया, वाटरमेलन वगैरह, और बाइसेक्सुअल में इनको छोड़ के हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये बाकी सब छोड़ दें अगर हम, वो सारे आपके बाइसेक्सुअल में आते हैं। भैया यस भैया एंजियोस्पर्म और जियोस्पर्म क्या होता है? देखो, एक कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, कवर्ड सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपके कवर्ड सीड्स हो उनको तो बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और जिनके ओपन सीड्स हो वो कहलाते हैं आपका क्या, जिम्नोस्पर्म। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि भाई ओवरी में आया, आने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, नया प्लांट बन गया। ठीक है, अब हमें यहां से शुरू करना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड। अभी तक हम बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स को पढ़ चुके हैं, दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर द रिप्रोडक्शन। Let us now look at the species that we are most interested, namely human. Human use a sexual mode of reproduction. तो यहाँ पर वन लाइनर में क्या है कि ह्यूमन क्या यूज करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Let us begin an apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी ओल्ड हो जाती है। You have learned that the changes that take place in our body earlier in class 8 also we noticed that our height has increased. ये कुछ चेंजेस बता रहा है, क्या होता है, हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारे जो दूध के जो दांत है वो टूट जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ के नाम से बोलते हैं। इसके बाद all of these changes that can be grouped under the general process of growth in which the body become larger. हमारी बॉडी लार्जर हो जाती है, बट इन अंडर टीनेज, एक टीनेज होती है 13, 14, 15, 16, a whole new set of changes occur that cannot be acted simply as body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportion changes, new feature appear, and so do we the new sensations. Some of these changes are common. कुछ चेंजेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। इन बॉयज एंड गर्ल्स वी बिगिन टू नोटिस द थिक हेयर ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट, journal area between the thigh, which can also be darker in color. It means that over the time, at this age, there are the more hair on our body. Thinner hair can also appear on the legs and arms as well as the face. The skin frequently become oily. जो हमारी जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है, हमारे चेहरों पर फुंसियां निकलने लग जाती है। We might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both our bodies and those of other in new ways. और हम क्या हो जाते हैं, अपने शरीर के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति थोड़े कॉन्शियस से हो जाते हैं, परेशान से रहते हैं। You have to write a question. Write the changes. Write the changes that occur during. Write the changes that occur during teenage. लिख लिया। On the other hand, there are also changes take place that are different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin nipples at the tip of breast. Also, girls begins to the menstruations at the around this time, and boys begins to have the new thick hair
ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिन क्रैक। जो लड़के हैं उनकी आवाज क्रैक हो जाती है, थोड़ी सी ना भारी सी हो जाती है, और जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in dreams or at night. पेनिस का साइज यूजुअली कई बार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। All of these changes take place slowly or over a period of months and years. These changes are there is no fixed time. There may be the teenage, or these changes may be at the different point of time for the different organism, यानी कि different boy and girl. हर लड़का और लड़की में ये जो changes हैं वो आगे या पीछे आ सकते हैं, कम या ज्यादा आ सकते हैं। They don't all at the same time in one person or not those. They happen at the exact age. In some people, they happen early and quickly, while in others, they can happen slowly. Also, each change does not become completely quickly either. So, for example, thick hair on the face in the boy appear as a few scattered hairs. यानी कि जब बच्चे को दाढ़ी आती है, तो कुछ बच्चों में तो एकदम से पूरी दाढ़ी आ जाएगी, कुछ बच्चों की एज भी काफी ज्यादा हो जाती है, फिर भी दाढ़ी नहीं आती। तो ये क्या होता है, ये चेंजेस ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। And only slowly does only slowly does the growth begins to become uniform. Even so, all these changes so different between people. Just as we have differently shaped noses or finger, or we have the different pattern of the hair growth or size and shape of breast or penis, all of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये क्या है, हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग होती है। आदित्य, कौन आ रहा है तू? आप अपने यहाँ से म्यूट कर लो। आदित्य, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। मेरी नहीं है, अरे ये भैया कोई और है। अरे भैया ये जो प्रिंस बन के नहीं आए थे वो वाला आदित्य दूसरा, अब उसने आदित्य का नाम डाल दिया। पानी दिया कौन? आपने ना जब मैं बोलूंगा तभी अनम्यूट करना, अदरवाइज म्यूट पे रखो। इसने इसने अब हर्षिका का नाम डाल दिया, हर्षिका का नाम डाल दिया। प्रिंस, तू पिटेगा जिस दिन मैं दिल्ली आया ना, तो पिटेगा उस दिन, ध्यान रख के बता रहा हूँ मैं तुझे हिंदी में ही। आ रही समझ में तुझे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं। हाँ, तो बिना कुछ करे भी बहुत कुछ कर देगा। जिस दिन मैं आया ना उस दिन तो पिटाई, ध्यान रखिए। आगे, why does the body show sexual menstruation at this stage? We have talked about the need for the specialized cells in multicellular bodies. तो जो मल्टीसेलुलर बॉडी होती है उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो इन कामों को करती है। The creation of germ cells to participate in sexual reproduction in another specialized function. And we have seen that plants develop special cells and tissue types to create them. Human beings also develop special tissue for this purpose. Human being के पास भी special tissue होते हैं इस काम के लिए. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to a major priority. The rate of general body growth begins to slow down. Reproductive tissue begins to mature. यानी कि क्या होता है, पहले आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रुकने लगती है और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इस एज को बोलते हैं, ठीक है, एडोलसेंस की एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, जब आपके एडोलसेंस के कुछ फीचर्स के ऊपर हमने देखे, जब ये फीचर्स आने लग जाते हैं, ठीक है, इसको हम कहने लग जाते हैं प्यूबर्टी। तो आपने क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी। डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी।
how do all changes that we have talked about linked to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that the germ cells from the two individuals have to join together. This can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals as happen in the flowering plant, or it can be happen by the two individuals joining their body together to the internal transfer of the germ cells. यानी कि ये क्या हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपने बेबी को शरीर के अंदर रखते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बॉडी के बाहर होता है. If the animal are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identified by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair patterns, are signal that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cell between the people need a special organ for the sexual act, such as penis, which is capable of becoming erect. In mammals such as human, the baby is carried in mother's body for the long period. वो ये कहना चाह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मेल बॉडी होती है, एक फीमेल बॉडी होती है. तो जो बेबी है वो फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर रहता है. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज होती है, ठीक है. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा, which is the site of एक सेकेंड, अभी पहले यहाँ पे देखो. Male reproductive system consists of portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसमें दो पार्ट होते हैं. एक तो वो जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और एक उसका ट्रांसपोर्ट करता है. तो दो चीजें होती है, ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू में दो सिस्टम में दो चीजें होती है, एक तो वो जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करे और जो एक उसको ट्रांसपोर्ट करे. अगर यहाँ पे हम इनके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखो, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस, ठीक है. तो पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ all parts of male reproductive system. Male reproductive system. लिख लिया? लिख लिया. अब इसमें आंसर वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है. उसमें आंसर वाले कॉलम में पहला पॉइंट लिखना है टेस्टिस और दो लाइन छोड़ देनी है. और पॉइंट क्या क्या लिखने हैं, पहला टेस्टिस में आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल का फॉर्मेशन. दूसरा पॉइंट आ जाएगा लोकेशन में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है. एब्डोमिनल कैविटी में स्कोर्टम में ये रहता है. तीसरा अगर आपसे पूछे क्यों रहता है, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर चाहिए. अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो आपके स्पर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता. हाई टेम्परेचर इज हार्मफुल टू योर स्पर्म. तो टेस्टिस के बारे में तीन चीज लिखनी है, ठीक है. it produces sperm. They are located in the abdominal cavity because this requires the lower temperature than the body. Okay, it's clear? ठीक है. And there is one more point. It releases a hormone that is called testosterone. Okay. Now the next one. जो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें टेस्टिस के लिए 3 लाइन छोड़ने के बाद आपने हेडिंग डालना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सेकंड नंबर डाल के, और उसमें लिखना है वास डेफरेंस.
मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा, लिख लिया। VASDEFRENS, वास्ट रेफरेंस। अब वास्ट रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो sperm formed are delivered through the vast differences which unite a tube coming from the urinary bladder। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है उनसे ये यूनाइट होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये डिलीवरी में हेल्प करती है। यूरेथ्रा फॉर्म अ कॉमन पासेज फॉर द बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो जब आपके शरीर से स्पर्म और यूरिन एक कॉमन रास्ते से आता है जिसका नाम है क्या, आपका यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो टेस्टिस है वो जो वास्ट डिफरेंसेस है वो टेस्टिस को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। ओके, अब जो ये स्पर्म है ये सेमी सॉलिड होता है, और आप जानते हो सॉलिड चीजों को ट्रेवल कराना आसान नहीं होता, ठीक है। सॉलिड चीजें ट्रेवल कर जाए ये आसान नहीं होता है। इसलिए क्या है, इस वास्ट डिफरेंस के पास दो ग्लैंड है, एक है प्रोस्टेट और एक है सेमिनल वेसिकल। ये दोनों क्या करते हैं, इस स्पर्म के अंदर एक लिक्विड रिलीज कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है वो फ्लूइड बन जाए और उसमें फ्लूइडिटी आ जाए और वो आगे की तरफ बह के जाने लग जाए, ठीक है। ठीक है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखना है, उसमें लिखना है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, लिख लिया। प्रोस्टेट एंड, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं, अब यहां से एक आपका क्वेश्चन बनता है, द स्पर्म आर टाइनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिकल मटेरियल। तो जो असली जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो स्पर्म में होता है और जिसके पास एक टेल जैसी शेप होती है जो इसको क्या करती है, ठीक है, आगे की साइड फ्लो करने में मदद करती है। आपने क्वेश्चन लिखना है वाई स्पर्म आर लॉन्ग क्वेश्चन में टेल और से, पार्ट नहीं है ना बस। भैया इससे पहले जो हाँ आपने इसमें जो, क्वेश्चन बोले थे, क्या कह रहे हो, इससे पहले लॉन्ग जो क्वेश्चन में क्वेश्चन और बोले पार्ट है। थे यूनिफॉर्म है। देखो इसके जो इससे ऊपर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें आपको तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है, टैक्सिस को, ठीक है, वास्ट रेफरेंस को और प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल को, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है वाई स्पर्म आर टेल शेप। वाई, सर मेरा एक डाउट था। आप लिखो वाई स्पर्म आर टेल शेप। लिख लिया। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब हम यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है हमें, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे पहले क्वेश्चन लिखा था ऐसे क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन ऑल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे ओवरीज, और उसमें लिखना है आपने, ठीक है, द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरीज। तो ओवरीज के अंदर पहले पॉइंट में आप लिखोगे कि जो जर्म सेल है और एग है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो वो Ovaries। प्रोड्यूस होती है ओवरीज के अंदर।
अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। तो ओवरीज में आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि ओवरीज में बहुत सारे एग होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। तो जब जैसे ही एक लड़की प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाती है तो ये मैच्योर होने लग जाते हैं, और वो क्या करती है, हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। अब ये एग क्या होते हैं, जैसे वहां पर देखो कंपैरेटिव पढ़ो, ठीक है। हमने पढ़ा था यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम उसमें हम बात करें मेल, जहां से स्पर्म रिलीज होता था टेस्टिस थी, यस की नो? बोलो। इधर है ओवरीज, इस कॉलम को आप अपने नोट्स में ऐसे बना लेना, ठीक है। जो रोल इधर तो अगर हम बात करें वहां पर हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट करने में कौन काम करता था उधर मेल वाले में? वास्ट बोलो। डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, वास डेफरेंस। हाँ, वास डेफरेंस। इधर ये ही सेम काम करता है फैलोपियन ट्यूब। डिफरेंट ट्यूब। अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी चीज की, ठीक है, पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का काम हो गया भाई क्या करना, इनको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ठीक है। हाँ, द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द कर्वेक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट आपने लिखा था ओवरी, दूसरा लिखा फैलोपियन ट्यूब, तीसरा लिखना है आपने यूट्रस। यूट्रस। हाँ, लिख लिया। अब होता क्या है, जब जब एक मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है, sperm enter through the vaginal passages during the sexual intercourse. They travel towards and reach the oviduct. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी आपस में मिलती है, तो जो ये स्पर्म है ये फीमेल बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइज एग को जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, आप लिखो यहाँ क्या पर, लिखना? व्हाट डू यू मीन बाय जाइगोट? अब यहाँ पे देखो, the sperm enter through the vaginal passages during the sexual intercourse.
they travel upwards and reaches the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg zygote start dividing. जो जाइगोट है ये आगे डिवाइड होने लग जाता है. Form a ball of cell or embryo. The embryo is implanted in the lining of uterus where they continue to grow and develop organ become fertile. आगे क्या हो जाता है, ये इसके दो हिस्से बन जाते हैं, फिर ऑर्गन बन जाता है. ठीक है. और मतलब जो जाइगोट है ना, जब जाइगोट में ऑर्गन दिखने लग जाए, अंग दिखने लग जाए, तो उसे फोइटस कहने लग जाते हैं. ठीक है, उसे क्या कहने लग जाते हैं? फोइटस कहने लग जाते हैं. ठीक है. ओके. की आवाज नहीं आ रही बीच बीच में. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं. मैंने ये बोला, जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एग से इनकाउंटर होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है. और अगर इस जाइगोट के ऑर्गन दिखने लग जाए, अगर इसमें ऑर्गन डेवलप हो जाए, तो इसे फोइटस कहने लग जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, the fertilized egg zygote is starting dividing and form a ball or cell or embryo. The embryo is implanted in the lining of uterus where they are to continue to grow and develop organ to become fertile. We have seen in earlier sections that mother body is designed to undertake the development of child. Hence, uterus prepare itself every month to receive and nurture the growth embryo. The lining thicken and rich supplied with the blood to nourish growing the growing embryo. तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा. ठीक है. देखो भाई, महिला के गर्भ के अंदर बच्चा है और बच्चे को भी खान पान चाहिए. ठीक है. तो बच्चे को जो खान पान मिलता है, या बच्चे की जो मदर की जो बॉडी है, वो बच्चे से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं. और इस प्लेसेंटा के थ्रू जो यंग बेबी है उसको सारा का सारा नरिशमेंट मिलता रहता है, सारा का सारा खाना मिलता रहता है. ठीक है. ठीक है. तो क्वेश्चन आपने लिखना है, राइट द नेम ऑफ पार्ट that provide write the name of the part in the woman body that provide nourishment to the baby. ये प्रोवाइड के बाद That provide nourishment to the baby. तो इसमें आप आंसर लिखोगे प्लेसेंटा. ठीक है. 1 मिनट में लिखना है कि एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन लिखना चाहोगे? एक्सप्लेन तो आप जितना बड़ा कर सको उतनी अच्छी बात है. ठीक है. क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं पेपर में, तो हाँ ठीक है. चलो भाई, यहाँ पे देखो, द एम्ब्रो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. दिस इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल. It contains villi or ambrose side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surrounded the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एरिया होता है जिसके द्वारा जो नरिशमेंट है वो आगे तक पहुंचता रहता है. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. तो भाई अगर जो वेस्ट होता है वो वेस्ट भी प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकल जाता है. वेस्ट भी प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है. ठीक है. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता. अगर ये कंडीशन बन जाए कि एग फर्टिलाइज ना हो तो फिर क्या होगा? ठीक है. तो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता,
It lives for about 1 day since the ovary release 1 egg every month. तो ovary क्या करती है, हर मंथ एक एक एग रिलीज करती रहती है और यूट्रस भी खुद को प्रिपेयर करता रहता है कि हर मंथ एग आता रहे। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो वो इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है ब्लड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो हम प्रॉपर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग inside the woman body, female body, then these are released outside the body in the form of blood. This is known as menstruation and it lasts 2 to the 8 days. 2 दिन से लेकर 8 दिन तक ये हो सकती है। ओके, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन? What do you mean by? अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, देखो भाई, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड बड़ा ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्यों? रिप्रोडक्टिव ये जो प्यूबर्टी का टाइम है वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। बच्चा इसमें ड्रग्स का भी एडिक्टिव हो सकता है, वो बड़ा इमोशनल होता है। अगर कोई भी चीज उसकी बॉडी अगर उसको शॉक कर गई, ठीक है, तो उसको सदमा तक भी लग सकता है। ठीक है, इस टाइम पर उसके जो विचार होते हैं वो ना पूरे आसमान छू रहे होते हैं। ठीक है, जोश बड़ा होता है। तो ये, और इसके अलावा वो ड्रग्स का एडिक्टेड हो सकता है, वो ना वाइन, स्मोकिंग, इन सब चीजों को कर सकता है एज ए शो ऑफ, जो फिर उनकी एक क्या बन सकती है, लत बन सकती है। इसके अलावा इस एज में अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी की ग्रोथ इसी टाइम पर हो रही होती है। ठीक है, अगर आप मोमोज खाते रहोगे डेली तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चाउमीन खाओगे, छोले भटूरे खाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, और हर्षिका की तरह डेली दुकान पे से चॉकलेट खाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। भैया मैं नहीं खाती थी। डेली खाते हो? नहीं। अब देखो यहाँ पे, as we have seen the process of sexual menstruation is gradual and take place while journaling body is still going on. There are some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or mind is ready for the sexual act. तो सबसे ये ना पॉइंट आपके एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए, तो पहले तो आएगा आपका माइंड और बॉडी। तो हो सकता है आपका माइंड या बॉडी उस लेवल का डेवलपमेंट ना हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो ये आप अपने नोट्स बनाते चलना। पहला पॉइंट लिखना, हेडिंग डालना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें पहला पॉइंट लिखना, ठीक है, बॉडी और माइंड, हाँ, माइंड और बॉडी। ठीक है, इस लिखना सिचुएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, दूसरा है प्रेशर। भाई आपकी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है और सोसाइटी की तरफ से आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, प्रेशर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, वो प्रेशर फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो प्रेशर सोशल भी हो सकते हैं, वो प्रेशर आपके इमोशनल भी हो सकते हैं। तो दूसरी चीज हो गई आपकी प्रेशर। ठीक है, तीसरी चीज हो गई प्रेशर इन टर्म, प्रेशर वाले पॉइंट में ये चीज आप एक्सप्लेन कर देना, शादी करना, हैविंग चिल्ड्रन। तो ये प्रेशर वाले हेडिंग के अंदर ही आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, अब बात करें हम इससे नेक्स्ट पॉइंट की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। वी हैव डिस्कस इन क्लास 9 that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many disease can be sexually transmitted. तो बात क्या है, एक और जो यहाँ पर पॉइंट है वो पॉइंट है, ठीक है, आपका डिजीज का। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज आपकी फैल सकती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका हो गया कि भाई कम्युनिकेबल डिजीज या एक्सपेंशन ऑफ डिजीज।
ठीक है, यहाँ पर ठीक है। कुछ डिजीज के उसने एग्जाम्पल उसने बता रखे हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे गोनेरिया है, सेपिल्स है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे HIV एड्स है। ठीक है, इसके कुछ इसने तरीके बता रखे हैं कि भाई कैसे आप क्या कर सकते हो, इन डिजीज से बच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा एक और पॉइंट था उसमें लिखोगे प्रेगनेंसी, यदि इफ देयर इज नो सेफ reproductive process, so there are the many chances of the pregnancy and that may be the a challenge for a girl। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कुछ बचाने के कुछ तरीके हैं, जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। इसमें तो एक आपकी फॉर द मेल यू कैन यूज दिस एंड फॉर फीमेल यू कैन यूज द कॉपर्टी। इसके अलावा एक और परमानेंट मेथड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्जरिकल मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देखो मेल बॉडी के अंदर हमने क्या देखा था, कौन ट्रांसपोर्ट करता था मेल बॉडी के अंदर, फास्ट डिफरेंसेस। तो हम क्या करते हैं, मेल के अंदर तो वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं, और फीमेल के अंदर हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि एक मेल और फीमेल, ठीक है, क्या होते हैं, सेक्सुअली इनफर्टाइल बन जाते हैं वो। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे देखो हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो भाई पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, तो पॉलिनेशन होता है कि जब जिसमें भाई क्या होता है, आपका पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाते हैं, और पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, आपके जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना पॉलिनेशन है, और उनका फर्टिलाइज हो जाना या उनका जर्मिनेशन हो जाना वो आपका फर्टिलाइजेशन है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, तो दोनों एक लिक्विड रिलीज करती है जो फ्लूइडिटी बढ़ा देता है। तीसरा क्वेश्चन हम ऑलरेडी तीसरा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथा भी डिस्कस कर चुके हैं। चौथे का आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, और तीसरे का आंसर जो हमने बहुत सारे चेंजेस पढ़े। पांचवे में कह रहा है यदि एक वुमन कॉपर्टी यूज कर रहा है तो क्या वो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा क्या, तो बिल्कुल बचाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, तो बडिंग के द्वारा किसमें होता था, बडिंग के द्वारा किसमें होता था, डी। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए। डी, लेशमेनिया। हाँ, लेशमेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था वहां से क्वेश्चन आ इसका जाएगा। आंसर सी है। देखो, हाँ देखो, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर के काम आते थे, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता था, ओवरी एग रिलीज करती थी, जबकि जो वास्ट डिफरेंसेस है वो स्पर्म को कैरी करती थी, स्पर्म को ट्रांसफर करती थी। एंथर कंटेन, एंथर में क्या होता है, एंथर में हमने दो चीज देखी थी भाई, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, हाँ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती है, और ये वेरिएशंस एक ऑर्गेनिज्म को अप टू डेट रखती है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टिस, टेस्टिस क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है जो मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, तो वुमेन की बॉडी के अंदर बहुत सारे एग होते हैं, और अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता तो ये अनफर्टिलाइज हो जाके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्टेमन एंथर वगैरह को बनाना। ठीक है ना, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देखो ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड बता रखा है।
तो इसमें कॉन्ट्रासेप्टेंस का एक तो मेथड होता है सर्जिकल, ठीक है, जिसमें वैसेक्टोमी, ठीक है, 2 टर्म बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में पहले हुआ करते थे, अब काट दिए गए। एक है वैसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक करना वैसेक्टोमी, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना वो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी? मीन बाय वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। लिख लिया। अब इसमें इसके बात करें, यहाँ पर अगला कह रहा है व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीसीज के अंदर स्टेबिलिटी कैसे लाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इसलिए लाता है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि नई जनरेशन आती है। अगर नई जनरेशन ही नहीं आएगी, ठीक है, तो पुरानी तो मरती चली जाएगी, और मरती चली जाएगी तो स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक ओवर टाइम के बाद खत्म ही हो जाएगी। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाने के कारण, एक तो भाई कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर सकता है, अभी वो इस प्रेशर को लेना ना चाह रहा हो इसलिए ऐसा कर सकता है, सोशल प्रेशर उस पर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे कारण लिख देने कि कोई इंसान कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज करता है। ओके, ठीक है। हाँ, तो अनरिक्वायर्ड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, फैमिली मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ठीक है। चलिए आप लीव कर सकते हो। एक ना मेरे को ना ये पीडीएफ भेज दो आदित्य। हाँ जी। ये कौन मेरे सा को ना PDF भेजना एटम है? और मॉलिक्यूल्स की 9th क्लास एटम एंड मॉलिक्यूल दे ग्रुप पे भेज देना। लीव कर रहा हूँ, ठीक है, भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते भाई।